ये आज अभी एक टॉपिक हम लेंगे और वो है ई वे बिल। ई वे बिल आपके इसमें आएगा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 ई वे बिल आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। ई वे बिल के लिए, हाँ मैं फिर से कह दूं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ई वे बिल आपने भी ग्रुप में सजेस्ट कर देना। ये ई वे बिल जो अपलोड होगा वो लेक्चर नंबर 40 में अपलोड होगा। तो लेक्चर नंबर 40 में हमारा एग्जामिशन का बचावा, ठीक है, और ई वे बिल। दूसरी बात मैं बता दूं, इस ई वे बिल की लिंक मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा। सॉरी, यूट्यूब की लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके, इस ई वे बिल की। तो ओके नाउ, और तो नहीं भाई, मेरा शेड्यूल आपका मैं 1 बजे 1:30 बजे तक ले रहा हूँ, देन ऑफिस, देन फाइनल, रात को 10 बजे फ्री हो रहा हूँ। ओके, हम आप भी मैं आपको थोड़ी बोलूँगा, आप भी फ्री हो रहे हैं रात को 10 बजे तक। चलिए, तो ये जो ई वे बिल है इसकी लिंक मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। और दूसरा, यहाँ पे ये जो अपलोड होगा वो लेक्चर नंबर 40 में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं, ये पूरे चैप्टर, बेटा अगर टाइम पास होगा तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि ख़त्म हो गया, या आपको अच्छे से पढ़ना है तो मुझे बस ये लास्ट 1 आवर 20 मिनट्स दे दो, बहुत अच्छे से मैं आपको ई वे बिल कौन से पढ़ा दूंगा। ओके, पूरा चैप्टर मैंने ये चार्ट में लिया है। सच कहूँ तो एग्ज़ाम में ये चार्ट के अलावा बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंट प्लीज। लेकिन जो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है, प्लीज एक बार अभी साइलेंट रहो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। सभी जो लेट आए सभी समझ लो, टॉपिक ई वे बिल। ई वे बिल का जो चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो चार्ट है चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 पेज का चार्ट है। सेम चार्ट मैंने आपके चैप्टर वाइज बुक में दिया है, चार्ट रिवीजन बुक में। ये चार्ट इंटर लेवल पे मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चार्ट में आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन मैंने चार्ट के बाद भी उसके क्वेश्चंस बना के दिए हैं, टाइटल्स बना के दिए हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको ये सवाल रहेगा कि सर चार्ट्स को लिखना कैसे चाहिए पॉइंट वाइज मैनर में, तो उनके लिए फिर मैंने उसको ही, चार्ट को ही फिर स्टेप बाय स्टेप टाइटल में कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। वैसे तो मैं सच कहूँ तो चार्ट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और चार्ट में मैं एक एक लाइन जो भी मैंने आगे दी है उसकी एक एक लाइन में चार्ट में कवर कर लूँगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ओके, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो चलिए, ई वे बिल में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एन ई वे बिल एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, ई वे बिल क्या है और वो रिक्वायर्ड क्यों है। देखो, जैसे गुड्स के फेक इनवॉइसेस बनते हैं, सर्विस के में तो ट्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर्विस के केस में ट्रेस? क्योंकि वो इंटेंजिबल एक्टिविटी है। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो गुड्स के फेक इनवॉइस पे तो कंट्रोल कर ले। अब बहुत सी बार समझ लो, मैंने दिल्ली से कोई गुड्स की परचेज बताई, इनवॉइस बताया, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। मैंने इनवॉइस बताया कि इनवॉइस दिल्ली से आया गुड्स का, तो गवर्नमेंट आपको कितने पॉइंट पे चेक करती है पता है? इनवॉइस आया और मैं क्रेडिट ले रहा हूँ,
ओके, तो गवर्नमेंट फर्स्ट चेक करती है कि सामने वाले ने इनवॉइस दिया क्या, हाँ, सामने वाले ने GSTR 1 में अपडेट किया क्या, हाँ, आपके 2B में आया क्या, हाँ। ओके, ये सारा चेकिंग तो चलता ही है गवर्नमेंट का। लेकिन गुड्स होगा तो गुड्स आपको एक्चुअली रिसीव हुए कि नहीं हुए वो तो आप बताओगे। हम भी क्रॉस चेक करेंगे कि सच में गुड्स आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब ये कैसे क्रॉस चेक होगा कि गुड्स आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो ये क्रॉस चेक होगा जो ट्रांसपोर्टर है, आई रिपीट, क्या, जो ट्रांसपोर्टर है, यानी सप्लायर रिसिपिएंट ये तो ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर पे भी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टर है उसको आपको एक ई वे बिल बना के देना पड़ेगा। ओके, ई वे बिल यानी अगर कोई गुड्स रास्ते पे दिखा और बिना ई वे बिल का दिखा तो तब के तब पूरा का पूरा ट्रक कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, या व्हीकल में जो भी गुड्स है पूरे के पूरे कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लिए जाते हैं। उसका ई वे बिल बहुत ज़रूरी है। ई वे बिल का मतलब क्या होता है? वे मतलब रास्तों का एक डॉक्यूमेंट, बिल मतलब डॉक्यूमेंट। ओके, और वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है इसलिए उसका नाम होता है ई वे बिल। रास्तों का एक डॉक्यूमेंट बनेगा और वो ऑनलाइन पोर्टल पे बनेगा। ये पूरा मैंने डायग्राम दिया है कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है, किस तरह से चेकिंग होता है, क्या है, हम ये डायग्राम में आएंगे। ओके, जैसे अगर आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, ई वे बिल गुड्स ट्रक से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, एयर से जा रहा है, वेसल से जा रहा है, सभी केस में ई वे बिल बनते हैं। नो डाउट थोड़ी बहुत प्रोसीजर अलग है पर सभी केस में ई वे बिल बनाने पड़ते हैं। ई वे बिल किसको बनाने पड़ते हैं? जो गुड्स भेजने वाला है, जो गुड्स क्या भेजने वाला है, और उसको इलेक्ट्रॉनिकली ई वे बिल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होती है? स्टेप नंबर 1, ओके, मैं मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी है लूँगा। ओके, मैं ई वे बिल पोर्टल पे जाऊँगा। सर, ई वे बिल पोर्टल की वेबसाइट का नाम तो आपको eWaybill.in, आपको सर्च में डालोगे तो मिल जाएगा ई वे बिल पोर्टल, तो आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे। ये GSTN पोर्टल नहीं, ये ई वे बिल पोर्टल। ई वे बिल पोर्टल पे जाओगा। चलो मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से ई वे बिल बना रहा हूँ। ई वे बिल पोर्टल पे जाने के, गुड्स रिमूव होने के पहले आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ई वे बिल पोर्टल पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा और वो फॉर्म का नाम होता है EWB01। क्या कहा मैंने? EWB01। तो यहाँ पे EWB01 पार्ट ए और उसमें पार्ट बी। ओके, थोड़ा ओके, ये डायग्राम के जस्ट ऊपर साइड आओगे तो आपको दिखेगा। ओके, डिटेल्स इन ई वे बिल। ओके, ई वे बिल की डिटेल्स मैंने ओपन कर लिया, समझ लो, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे। ओके, मेरा ट्रक रेडी है, गुड्स लोड होके यहाँ पे बने हैं और ये ट्रक रेडी है। मैं ई वे बिल के पोर्टल पे जा रहा हूँ, जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ओके, जैसे ही मैं ई वे बिल पे जनरेट करूँगा उसका पार्ट ए ओपन होगा। सुनना ध्यान से, उसका पार्ट ए ओपन, मेरे मोबाइल में पार्ट ए ओपन हो गया, ठीक है। पार्ट ए मेरे मोबाइल में हो गया। पहले वो मांगेगा GSTN ऑफ द सप्लायर, जो गुड्स भेजने वाला है उसका GSTN। मैंने मेरा GSTN डाल दिया। मुझे यहाँ से गुड्स भेजना है, समझ लो मैं पुणे हूँ, पुणे से गुड्स भेजना है मुझे यहाँ पे ओके चेन्नई, तो मैंने GSTN डाल दिया। दूसरा, प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ से डिस्पैच कर रहा हूँ? पुणे से। पुणे से मुझे पूरा एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस समझ लो, फिर मैं पूरे लॉजिकली समझाता हूँ आपको। ओके, पार्ट ए में, अच्छा, फॉर्म कौन सा हो रहा है? EWB01। EWB मतलब ई वे बिल 01। ये समझ में आया क्या? EWB01। ओके, कौन से पोर्टल पे मिल रहा है मुझे? ई वे बिल पोर्टल पे। कौन से पोर्टल पे मिल रहा है? ई वे बिल। ओके, अब EWB01 में मैंने प्लेस ऑफ डिस्पैच, प्लेस ऑफ डिस्पैच में मुझे ओके यहाँ का पूरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कुमार प्रेस्टीज पॉइंट, शुक्रवार पेट, नियर, ये वो नहीं। ओके, सिर्फ यहाँ का पिन कोड, जो पोस्टल पिन कोड होता है, आई रिपीट, जो पोस्टल पिन कोड, वो पिन कोड मैं डाल दूँगा। चलो, मैंने डाल दिया यहाँ का पिन कोड। GSTN ऑफ द क्या? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होगा, आई रिपीट, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसका GSTN, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ठीक है, इसकी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर रजिस्टर्ड होगा तो जरूर डालो। क्यों? क्योंकि जब उसका ITC ऑडिट होगा तो उसके ITC ऑडिट पे गुड्स के क्रेडिट ई वे बिल के साथ भी क्रॉस चेक होगे।
कि उसको गुड्स रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। उसको गुड्स रिसीव हुआ तो उसको क्रेडिट मिलेगा। तो कैसे क्रॉस चेक होगा गुड्स रिसीव हुआ कि नहीं? ईवे बिल से, ईवे बिल से क्रॉस चेक होगा, क्योंकि ईवे बिल मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ, उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये समझ में आया कि नहीं? तो अब ये रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब मुझे कहाँ भेजना है, मुझे चेन्नई भेजना है, वहाँ का पिन कोड, जो एड्रेस है वहाँ का पिन कोड। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर एज गिवन इन इनवॉइस बिल और बिल ऑफ सप्लाई, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ओके इनवॉइस नंबर मुझे डालना पड़ेगा कि इनवॉइस नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर भी डाल देना पड़ेगा, जो भी होगा इनवॉइस नंबर INV। ओके मैंने जो भी अपने इनवॉइस में 00789 जो भी लिखा होगा वो मैं, या ओके बिल ऑफ सप्लाई, अगर ये बिल सबको बनाने पड़ते फिर क्यों ना आप कंपोजिशन स्कीम में हो, और क्यों ना आप रूल 55 चालान में हो। पता नहीं याद आ गया, DDP याद करो, मेरे ही ब्रांच को जा रहा है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरे को स्टॉक ट्रांसफर चालान बनानी पड़ती है अलॉन्ग विथ ईवे बिल। ईवे बिल आपको जब जब भी गुड्स मूव होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके ईवे बिल लगेगी, फिर वो सप्लाई हो या ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो सप्लाई हो या ना हो। ईवे बिल गुड्स मूवमेंट का होता है, सप्लाई का नहीं। इज इट क्लियर? हम आगे बात करेंगे। ओके तो अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो मैं ये भी डाल रहा हूँ क्या, तो अपना इनवॉइस नंबर, अगर कंपोजिशन लेवी में होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, एग्जम्प्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, वहाँ एग्जम्प्टेड गुड्स में बिल ऑफ सप्लाई बनता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल वर्ड में जहाँ टैक्स नहीं लगाना होता है वहाँ बनता है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो जो भी मैंने लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट डेट, सुनिए ध्यान से, उसके बाद में मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डेट, तो आज का जो भी डेट होगा, मेरे इनवॉइस का डेट जो भी होगा, कल बनाया होगा तो कल, आज बनाया होगा तो आज। उसके बाद में वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स भी लिखनी पड़ती है, कितने का कंसाइनमेंट है, 15 लाख, 15 लाख वैल्यू ऑफ गुड्स। उसके बाद में HSN कोड, ये हर प्रोडक्ट का कोड होता है, तो वो कोड आपको देना पड़ेगा। और रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो स्टॉक ट्रांसफर है, क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो सेल है, समझ में आया क्या, उसके रीज़न आपको देने पड़ेंगे। ये हुआ पार्ट A की इंफॉर्मेशन। फिर आपको आएगी पार्ट B की इंफॉर्मेशन। पार्ट B की इंफॉर्मेशन आएगी व्हीकल नंबर, अगर बाय रोड होगा तो, आई रिपीट बाय रोड, तो ट्रक कौन सा है, ट्रक के पीछे व्हीकल नंबर जो भी होगा, ओके MH27 ये वो MH12 वो जो भी है, समझ में आ रहा है, प्लस उसका व्हीकल नंबर। ओके पर ये ओनली बाय रोड चाहिए। अगर सर ट्रेन से जा रहा होगा तो ट्रेन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय एयर जा रहा होगा तो एयर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ओनली बाय रोड चाहिए। और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की डिटेल्स, ओके समझ लो, मुझे फ्रेट नोट मिली होगी तो फ्रेट नोट का नंबर, लॉरी रिसिप्ट मिली होगी तो लॉरी रिसिप्ट का, RR मिला होगा, RR कब मिलता है, रेलवे रिसिप्ट, तो उसका नंबर, ठीक है, RRR नहीं, RR, ओके RR ही, रैपिड रिवीजन नहीं, तो रेलवे रिसिप्ट। बाय एयर होगा तो एयरवे बिल, ओके तो उसके सारी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। डिटेल देने के बाद, ये A और B की डिटेल देने के बाद नीचे आता है अपलोड, मैंने कर दिया अपलोड, आपका डेटा अब आ गया गवर्नमेंट पोर्टल पे, अब गवर्नमेंट पोर्टल पे, ये समझ में आया क्या? ओके अब ये जो ईवे बिल है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये ईवे बिल इस तरह से बनाया जाता है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने, अभी तक ये फुल फ्लेज इंप्लीमेंट नहीं हुआ है पर हो जाएगा कुछ दिनों में, वो ये है कि जो भी ट्रांसपोर्टर, ईवे बिल बनाया, जो भी ट्रांसपोर्टर ये गुड्स लेके जाएगा, ये समझ में आया क्या, उसको अपने ट्रक में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ओके तो RFD लगाना पड़ेगा, उसमें मेरे ईवे बिल की जानकारी रहेगी। ओके अब वो कोई भी यहाँ पे टोल क्रॉस कर रहा है, समझ में आया क्या, तो जैसे फास्टैग होता है, जैसे क्या फास्टैग होता है, वैसे अब यहाँ पे ईवे बिल के डिवाइस लगेंगे, और वो डिवाइस, हाँ वो डिवाइस से, आपके डिवाइस से कनेक्ट होते ही वो आपके ट्रक में जो भी ईवे बिल का गुड्स है वो इंफॉर्मेशन कैच कर लेगा। इससे क्या होगा, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गुड्स रियली रोड से ट्रांसपोर्ट हुआ था, नहीं समझ में आया, यानी ये फेक इनवॉइस नहीं होगा, अरे है ना, रियली ओके गुड्स रोड से ट्रांसपोर्ट हुआ था, क्योंकि हर टोल पे आपकी इंफॉर्मेशन कैच कर ली जाएगी।
ओके और इससे दूसरा फायदा, अगर ऑफिसर को डाउट है कि यार ये ट्रक में कोई कुछ फ्रॉडुलेंट गुड्स गए हैं और कि ये ट्रक कहाँ होगा और ऑफिसर को ढूंढना है, जैसा आप ओला को ढूंढते हो, समझ में आया क्या, वैसा ऑफिसर के पास एक ऐप होगा और उसने ट्रक नंबर डाला या ईवे बिल नंबर डाला, क्योंकि आपका ईवे बिल जा चुका है गवर्नमेंट के पास, अरे है ना, तो वो इमीडिएट फेच हो जाएगा ये ट्रक कहाँ जा रहा है। यानी अगर फ्यूचर में ट्रक को रोकना रहा तो क्या इजीली वो ट्रक को रोक सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने पूरी फील्डिंग लगा के रखी है। ओके हाँ, इसलिए आज अगर फेक इनवॉइस बनते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके बनते हैं? सर्विस के, गुड्स के जो है ईवे बिल में जहाँ तक देखा जाए। अच्छा ये तो ठीक है, कभी ऑफिसर ने अगर पकड़ लिया, ओके इन बिटवीन कोई ऑफिसर है और ऑफिसर ने पकड़ लिया, ओके तो उसको भी, आपको उसके पास भी डिवाइस होगा, वो आपके इसको स्कैन करेगा और पूरा डेटा फेच कर लेगा। ओके और यहाँ पे वो देखेगा कि अब वो क्या बोलेगा, समझ लो ड्राइवर है और यहाँ पे ट्रक है, ओके ऑफिसर ने ट्रक को रोका, रोक क्या है तेरे ट्रक में? ओके तो सर गुड्स लेके जा रहा हूँ, चल इसका ईवे बिल बता। तो सर ईवे बिल मैंने मैनुअल नहीं रखा है, इसका ईवे बिल मेरा ऑनलाइन है, चलो ऑनलाइन, ओके ईवे बिल नंबर बता। वो जैसे ऑनलाइन ईवे बिल नंबर बताएगा या अपने लैपटॉप में डालेगा ईवे बिल नंबर, इसके पास डेटा आ जाएगा, अच्छा तेरे ट्रक में ये गुड्स है। या अगर उसके पास डिवाइस होगा तो डिवाइस स्कैन हो जाएगा, ओके और वो डेटा सामने आ जाएगा, अच्छा ये गुड्स है, चल यहाँ पे ट्रक को ओपन कर, कंटेनर को ओपन कर, देखने दे कौन से गुड्स है। ओके जो गुड्स है, हाँ फिर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, इनवॉइस वगैरह बता, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वही गुड्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके तो अब ऐसे केस में आपका पूरा जो गुड्स का मूवमेंट है, आई रिपीट जो गुड्स का मूवमेंट है वो पूरा ट्रैक किससे होता है? ईवे बिल से। अब आप यहाँ पे ये ईवे बिल की प्रोसेस हमने देखी, आगे की प्रोसेस और आपको समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे, ओके व्हाट इज एन ईवे बिल, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ईवे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म, अंडरलाइन क्या है वो? कंप्लायंस मैकेनिज्म। ओके वेयर इन बाय वे ऑफ डिजिटल इंटरफेरेंस कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा ईवे बिल किसका बनाना पड़ता है? जब सर्विस का या गुड्स का मूवमेंट होगा, और डिजिटल इंटरफेरेंस मतलब इसका डेटा डिजिटली गवर्नमेंट के पास आएगा। ओके अपलोड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ क्या? मूवमेंट। मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और ओके जनरेट ईवे बिल ऑन ईवे बिल पोर्टल, ओके ईवे बिल पोर्टल पे आपको जनरेट करनी पड़ेगी। ओके मतलब वही है, वो पर जीएसटीएन पोर्टल नहीं होता है, उसको नाम बोला जाता है ईवे बिल पोर्टल। ओके इवन जीएसटी पोर्टल लिखा होगा पर वो नाम होता है ईवे बिल पोर्टल। ओके तो यहाँ पे दूसरा, ये साइड आ जाओ, रिलेवेंस क्या है ईवे बिल का? ओके रिलेवेंस है पहला इंपॉर्टेंट ना, हैसल फ्री मूवमेंट। ओके हैसल फ्री मूवमेंट। अब ये ईवे बिल देखो क्या हुआ, पहले क्या होता था जब ईवे बिल कंसेप्ट नहीं थे तो हर स्टेट के बॉर्डर को रोका जाता था, ट्रक को रुको, आपने देखा होगा बहुत सी बार मूवी में ट्रक की लाइन लगी हुई है, बॉर्डर पे रोका जा रहा है। ओके चेक करने दो गुड्स में क्या, तुम्हारे ट्रक में क्या है क्या नहीं है, सारे गुड्स चेक करने दो, वेरीफाई करने दो, इनवॉइस बताओ। लेकिन ईवे बिल आने के बाद ये सब बॉर्डर्स खत्म हो गए, चेक पॉइंट्स खत्म हो गए। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट का कहना है कि अब क्यों रोक रहे भाई, तुम तो अब तुमको डाउट होगा, ईवे बिल नंबर डालो, ट्रक का लोकेशन चेक कर लो। समझ में आया क्या? अब हर चेक पॉइंट पे रोकने की जरूरत नहीं है। इसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से गुड्स कन्याकुमारी जा रहा है, पहले हर चेक पॉइंट पे रुकने के लिए इतना टाइम लग जाता था कि यहाँ पे एक एक डेढ़ महीना ट्रांसपोर्टेशन के लिए लग जाता था, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। आज जो है तुमको कहीं बॉर्डर पे नहीं रोका जाएगा। आज आपने मूवमेंट स्टार्ट की जम्मू एंड कश्मीर से, 6 दिन के अंदर आप आ सकते हो कन्याकुमारी, और जिसको भी डाउट है ईवे बिल दिया हुआ है हमने, रोक लो हमें जहां रोकना है। ये समझ में आया? तो ये ईवे बिल की वजह से इंडस्ट्री का इतना बड़ा फायदा हुआ कि सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। जहां एक एक डेढ़ महीना लगता था, अब 10-10 दिन में गुड्स ट्रांसपोर्ट होने लगे। बहुत बड़ा फायदा हुआ ईवे बिल का। दूसरा यानी हैसल फ्री मूवमेंट। ओके दूसरा, ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या गुड्स की मूवमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं? यस। थर्ड, कंट्रोल टैक्स इवेजन।
फेक इनवॉइस पे आपने, भाई तू ऐसे कैसे, तूने इनवॉइस पे लिया है ना, चल इसका ईवे बिल बता। ईवे बिल मतलब हाँ गुड्स रियली तुझे रिसीव हुआ है, गुड्स रियली ट्रांसपोर्ट हुआ है। इज इट क्लियर? ओके। और एलिमिनेट स्टेट बाउंड्रीज, ओके, यानी जो स्टेट के चेक पोस्ट थे क्या वो सब खत्म कर दिए गए? यस। ये 4 बेनिफिट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या ओके रिलेवेंस ऑफ क्या? ईवे बिल। बस 4 पॉइंट लिखना। पहला हैसल फ्री मूवमेंट, दूसरा ट्रैक द मूवमेंट, तीसरा कंट्रोल टैक्स इवेजन, और क्या? एलिमिनेट चेक पोस्ट बाउंड्रीज। ईवे बिल ने खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे चार्ट पे, यानी ईवे बिल क्या होता है और ईवे बिल का रिलेवेंस क्या है, हमने दोनों देख लिया। ओके, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे। हु एंड व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड? ओके, पहला, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब सप्लायर अगर गुड्स को भेज रहा है तो सप्लायर को ईवे बिल बनाना पड़ेगा, या सप्लायर नहीं, सप्लायर बोल रहा है मेरे फैक्ट्री से उठा, तो अब मूवमेंट कौन कर रहा है? रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट को ईवे बिल बनाना पड़ेगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज ईवे बिल सप्लायर बनाएगा, ईवे बिल वो बंदा बनाएगा हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मे बी सप्लायर, मे बी रिसिपिएंट। Is it clear? Okay, the person who causes the movement of goods in relation to supply, reason other than supply, दोनों समझ लो। other than supply मतलब स्टॉक ट्रांसफर, लिख दो स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है। इन रिलेशन टू सप्लाई एंड अदर देन सप्लाई। ओके, तो मुझे बताओ ईवे बिल सिर्फ सप्लाई का ही बनेगा या स्टॉक ट्रांसफर होगा तो भी बनेगा? अदर देन सप्लाई होगा, पर गुड्स की मूवमेंट है तो आपको ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सप्लाई में गुड्स मूव हो रहा है, ठीक है। सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई मतलब सेक्शन 71A, क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, उसके बाद में 71C शेड्यूल 1, सप्लाई मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज टेकन। ओके, सप्लाई टू DDP और रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, और इंपोर्ट टू फ्रॉम रिलेटेड, अरे याद है ना, ये सप्लाई बोला जाएगा। इज इट क्लियर? और आपको उसका ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा। नाउ इन रिलेशन टू सप्लाई और इन रिलेशन अदर देन सप्लाई। ओके, और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये थर्ड वाला पॉइंट समझ लो, एक मिनट। अगर सप्लाई होगा और उस सप्लाई में सप्लायर मूवमेंट क्रिएट कर रहा होगा तो ईवे बिल सप्लायर बनाएगा, रिसिपिएंट मूवमेंट क्रिएट कर रहा होगा तो ईवे बिल रिसिपिएंट बनाएगा। लेकिन तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है? अगर किसी रजिस्टर्ड ने गुड्स खरीदा होगा किससे? अनरजिस्टर्ड से। समझ में? किसी रजिस्टर्ड ने गुड्स खरीदा होगा किससे? अनरजिस्टर्ड पे। तो अनरजिस्टर्ड तो ये बिल बना नहीं सकता क्योंकि उसका GST नहीं है। तो अगर किसी ने भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा होगा तो फिर ईवे बिल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रजिस्टर, यानी इनवर्ड। अगर आपका इनवर्ड होगा और इनवर्ड किससे होगा? अनरजिस्टर्ड से, तो जो खरीदेगा उसको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सडनली एक पॉपअप है, सर दोनों अनरजिस्टर्ड हो गए, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा। एक मिनट, अगर दोनों रजिस्टर्ड है, सुनो, दोनों रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो हु कॉजिंग द मूवमेंट? समझ में आया क्या? अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर किसको? रेसिपिएंट जो इनवर्ड ले रहा है, और दोनों अनरजिस्टर्ड है, ट्रांसपोर्टर बनाएगा, पर ईवे बिल तो बनेगा। समझ में आया क्या? ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा। अब देखो यहां पे, सर ये कहां लिखा है ट्रांसपोर्टर ईवे बिल बनाएगा? आगे कवर करूंगा, ठीक है। अब ईवे बिल कब बनाएगा? कंसाइनमेंट वैल्यू। एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड टैक्स? वैल्यू मतलब सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू। कुछ याद आया क्या? जो मैं हर बार एग्जाम लेता हूं ना, वैल्यू मतलब लो वैल्यू 10 लाख, GST 18%, 1,80,000, तो इसमें वैल्यू क्या होगी? 10 लाख। समझ में आया क्या? वेयर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। एक मिनट, आपको ईवे बिल कंपलसरी कब हो जाता है? जो ट्रक से, जो ट्रेन से, जो एयरक्राफ्ट से आपका गुड्स जा रहा है और उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू
50,000 से ज्यादा होगी तो ईवे बिल कंपलसरी है, ईवे बिल कंपलसरी है। सर अगर 50,000 से कम होगी तो आपकी मर्जी, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो वॉलेंट्री, आप ही बताओ वॉलेंट्री और मैंडेटरी, वॉलेंट्री जनरेशन कब होगा ईवे बिल का? मतलब कंपलसरी नहीं है, आप बनाना चाहते हो। इवन इफ ओके कब, इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 लेस, यानी अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या उससे कम होगी तो ईवे बिल लागू नहीं है, पर आपको बनाना है तो आप वॉलेंट्रीली बना सकते हो। मैंडेटरी कब हो जाएगा ईवे बिल? बोलो मैंडेटरी कब हो जाएगा? पहला, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स रुपीज क्या 50,000। ओके, डॉट 50,000 नहीं, क्या बोला उन्होंने? एक्सीड्स। ओके, मैं कहता हूँ ये चार्ट इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैंने चार्ट के बाद वो टाइटल वाइज थ्योरी इसलिए दी है कि अगर आपको दिक्कत जाती है चार्ट में तो आप उसको थ्योरी में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे साइलेंट प्लीज। अब ये कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, वहां मैंडेटरी है। अब दो ऐसी केसेस है जहां, ओके सुनना मेरे वर्ड्स, दो ऐसी केसेस है जहां ओके वैल्यू 1 रुपया भी होगी तो भी ईवे बिल बनाना पड़ता है। एक बार फिर से, नॉर्मली हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000 से ज्यादा। लेकिन दो ऐसी केसेस है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, यानी 1 रुपया भी वैल्यू होगा तो भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। कौन सी केस? ओके, जॉब वर्क। ओके, अगर आपका गुड्स, ओके जॉब वर्क मतलब लिख दो यहां पे, गुड्स ट्रांसफर टू जॉब वर्क, गुड्स ट्रांसफर टू जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू मतलब जॉब वर्क। अगर आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, फिर वो ईवे बिल जो भी प्रिंसिपल होगा या जॉब वर्कर जिसको भी बनाना है वो बनाएगा। ओके, अगर ये मूवमेंट इंटरस्टेट मूवमेंट होगी, ओके अगर ये मूवमेंट क्या इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्या कंसाइनमेंट वैल्यू। एक बार फिर से, अगर आपका सिंपल वर्ड में, अगर आपका अदर स्टेट में जॉब वर्क को जा रहा है, कुछ जॉब वर्क के लिए जा रहा है, और कौन से स्टेट, सेम स्टेट बोला है या इंटर स्टेट बोला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जॉब वर्क के लिए जा रहा है और जॉब वर्क क्या है? इंटर स्टेट, तो अब आपके गुड्स की वैल्यू 1 रुपया भी होगी तो भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। इसका रीजन सेक्शन 143 फाइनल में है, अभी आपको नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जॉब वर्कर अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होगी तो क्या ईवे बिल मैंडेटरी है? यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। और दूसरा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। ओके, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर आपके गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए, इवन दो आपने इंटरस्टेट मूवमेंट किया होगा तो भी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड मिलता है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा और इवन दो आपने इंटरस्टेट मूवमेंट किया होगा तो भी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड मिलता है। तो ऐसे केस में हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा और पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग क्या रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24(1) एंड 2। मतलब ओके, एक सेक्शन है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, वो है सेक्शन 24। ये कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में एक क्लॉज है कि अगर आपने इंटरस्टेट मूवमेंट की होगी, क्या किया होगा? इंटरस्टेट मूवमेंट किया होगा तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, क्या? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए इवन दो वो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही होगी, आई रिपीट, इवन दो वो इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तभी उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन 24 अप्लाई नहीं होगा, उनको अपना बेसिक थ्रेशोल्ड 10 लाख 20 लाख या 40 लाख मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक थ्रेशोल्ड उनको तभी मिलेगा अगर वो क्या बनाएंगे बेटा? ईवे बिल। ईवे बिल, तो चलिए, दो लोगों को ईवे बिल कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। एक कौन सा है? जॉब वर्क, दूसरा कौन सा है? हैंडीक्राफ्ट। दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरस्टेट मूवमेंट। दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरस्टेट मूवमेंट। ओके, अगर दोनों इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू उनको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन पूछूं, व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड? व्हेन कंसाइनमेंट वैल्यू exceeds rupees 50,000. Point number 2, in case, okay,
exceeds rupees 50,000. Also, in case of job work and handicraft goods, where goods are supplied or moved interstate, then e-way bill is mandatory irrespective of value of consignment. ई-वे बिल कौन बनाएगा? ई-वे बिल बनाएगा सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजिंग द मूवमेंट. लेकिन अनरजिस्टर्ड से इन्वर्ट किया तो क्या रजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल बनाएगा. अनरजिस्टर्ड से लिया तो कौन बनाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, ये हमने देखा. चलो, अब ई-वे बिल अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है तो वॉलेंट्री, 50,000 से ज़्यादा होगा तो कंपलसरी. ओके, और ये ई-वे बिल रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैन वी ऑथराइज टू जनरेट ई-वे बिल टू ईसीओ, कुरियर एजेंसी, ट्रांसपोर्टर टू फर्निश डिटेल इन पार्ट ए. पार्ट ए की डिटेल याद आ रही है आपको? थोड़ा राइट साइड में देख लो, पार्ट ए की डिटेल. अब देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं अमेजोन से सेल कर रहा हूँ, अमेजोन ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. तो मैंने अमेजोन को लेटर ऑथोरिटी दे दिया कि आप ही मेरा ई-वे बिल बनाओ. तो क्या आपके बिहाफ पे ईसीओ, आपके बिहाफ पे कुरियर एजेंसी या आपके बिहाफ पे ट्रांसपोर्टर क्या ई-वे बिल बना सकता है? यस, बना सकता है. ओके, तो अमेजोन के इसमें क्या है कि जो पार्ट ए भी और पार्ट बी वो कंप्लीट करते हैं. बहुत से लोग अमेजोन के थ्रू बेचते हैं तो अमेजोन खुद ही लेटर लिख के लेता है कि आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो क्या बनाने की? ई-वे बिल, सो दैट फास्ट डिलीवरी हो, उसमें लेट ना हो. नहीं तो क्या करो, अमेजोन कमिटमेंट देता है कि 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में आ जाएगा और आपने ई-वे बिल बनाया नहीं, पड़ा है पेंडिंग. ओके, तो अमेजोन खुद ही आपसे कंपलसरी कंसेंट लेटर लिख के लेता है कि आप पे भी, आप पे ई-वे बिल कौन बनाएगा? ईसीओ. आपके भी पे ई-वे बिल कौन बनाएगा? कुरियर एजेंसी. इज इट क्लियर? ओके, तो कैन वी ऑथराइज ईसीओ, कैन वी ऑथराइज कुरियर एजेंसी, कैन वी ऑथराइज ट्रांसपोर्टर टू मेक द ई-वे बिल? यस. ओके, यानी एक पेज का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इतना चार्ट में हो गया. ओके, 1 से 1.5 पेज का पूरा कॉन्सेप्ट इतने चार्ट में हो गया. ओके, तो यहां पे हमने देखा हु एंड व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेट. इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे नो डाउट कॉन्सेप्चुअली समझ लो, अदरवाइज मैंने पॉइंट वाइज दिया है, या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको पढ़ना है तो मैंने क्वेश्चनएयर भी दी है. ठीक है, जब मैं क्वेश्चनएयर पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ एक बार वो कंप्लीट ई-वे बिल रिवाइज कर लेना. मैं चार्ट के साथ कोरिलेट करके दे दूंगा आपको, क्वेश्चनएयर सुन लेना. इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे अब डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना कि वैल्यू कैसे. अच्छा, मैं वैल्यू क्यों डिटरमाइन कर रहा हूँ बेटा? वैल्यू क्यों डिटरमाइन कर रहा हूँ? क्योंकि ई-वे बिल कंपलसरी होता है जब मेरी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो. वैल्यू यानी क्या? वैल्यू यानी क्या? तो ओके, मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इफ वैल्यू एक्सीड्स 50,000. आपकी वैल्यू सेक्शन 15 से फिक्स होगी. मतलब क्या? मतलब अगर मेरी लिस्ट प्राइस है 55,000 और मैंने डिस्काउंट दिया है 20%, तो क्या सेक्शन 15 में डिस्काउंट का डिडक्शन अलाउड है? सेक्शन 15 से वैल्यू निकालो, डिस्काउंट का डिडक्शन अलाउड है. ओके, तो 55,000 मेरी वैल्यू है लिस्ट प्राइस, उसमें से 20% डिस्काउंट है, तो बताओ मेरी नेट वैल्यू कितनी आई? 44,000 आई ना. तो 44,000 ये देखा जाएगा कि 50,000 क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. 50,000 क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो 44,000 है, मतलब 50,000 के नीचे है. अगर 50,000 के नीचे है तो आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं. इंस्टीट्यूट आप लोग इस पर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, क्या देगी कि भाई ये वैल्यू है, ये एडिशन है 15,200 और ये डिस्काउंट है. ओके, टैक्सेबल वैल्यू निकालो और ये भी बताओ कि ई-वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा. ये समझा नहीं समझा? ई-वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा. तो ऐसे केस में वैल्यू आपको सेक्शन 15 के हिसाब से लेनी है. ओके, जो आप डिक्लेयर इन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. और इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट, जिसमें स्पेशली इंक्लूड एंड एक्सक्लूड जो वैल्यू निकाली जाएगी. बहुत कहाँ गायब हो गया? हाँ, जो आपकी वैल्यू निकलेगी ई-वे बिल के लिए, अब सुनना मेरी बात, जो भी वैल्यू निकलेगी ई-वे बिल के लिए आपको जो है उसमें जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा. नॉर्मल के लिए नहीं. कहने का क्या? ई-वे बिल. समझ लो, लो कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर लो फटाफट, कैलकुलेटर लो, यस डू इट फास्ट, कैलकुलेटर लो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो प्लीज प्लीज प्लीज, कैलकुलेटर में आपका 48,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है? 48,000। जीएसटी उसके ऊपर 18% है, प्लस इक्वल्स टू करो 56,640। ध्यान से सुनना, 56,640। अब कस्टमर आया और उसने कहा कि सर मेरी बेस प्राइस तो 48 ही है और उस पर ऊपर जीएसटी लगा है, तो आप क्या बेस प्राइस पर डिसीजन लोगे या जीएसटी ऐड करके डिसीजन लोगे? जीएसटी ऐड करके देखो 50 लाख क्रॉस, सॉरी 50,000 क्रॉस हो रहा है, क्या क्रॉस हो रहा है, उसको बोलना है ये बिल लगेगा तेरे को। वो बोलेगा अरे सर पर मेरा जीएसटी ऐड करके, जीएसटी ऐड करके। ओके, तो आपके वैल्यू में स्पेशली क्या इंक्लूड होगा? जीएसटी, और उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपने 50,000 क्रॉस किए हैं या नहीं किए। इज इट क्लियर? ओके, तो उसमें जीएसटी, बट एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, बट एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। एक रफ बुक निकालो फटाफट, रफ बुक निकालो। ओके, रफ बुक निकालो। यहां पे लिखो, आपके रफ बुक में लिखो, या अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी लिख सकते हो। टाइटल देना ईवे बिल, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिख लो, एक ही क्वेश्चन, यहाँ कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही है, बाकी नहीं है, इतने ही पार्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन में टाइटल देना, चैप्टर का टाइटल देना क्या? ईवे बिल। प्रैक्टिस क्वेश्चन में चैप्टर का टाइटल देना ईवे बिल। लिखो यहाँ पे मिस्टर, क्वेश्चन लिखो, मिस्टर ए has made a following supply of goods. Mr. A have made a following supply of goods. Following supply of the goods. Following supply of the goods. लिखो, taxable supply 30,000, taxable supply 30,000, exempt supply, exempt में बेटा क्या क्या आता है? तीनों आते हैं, तीनों आते हैं, नील, वोनली exempt एंड नॉन टैक्सेबल। ठीक है, exempt supply 35,000, exempt supply कितना? 35,000। लिखो, whether he is required to issue e-way bill, नहीं रुक जाओ, whether he is required to issue e-way bill, e-way bill, क्वेश्चन मार्क। नीचे नोट लिखना, बोथ सप्लाई आर मेड अंडर सिंगल इनवॉइस। ये समझा क्या? बोथ supplies are made under single invoice, under single invoice। इनवॉइस एक ही है। ओके, चलो अब नीचे लिखो सॉल्यूशन। यहाँ सेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ ई-वे बिल, सेक्शन है तो मैंने टाइटल में दिया है सेक्शन 68, रीड विथ रूल 138, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ ई-वे बिल, e-way bill, a person who is causing the movement of goods, a person who is causing the movement of goods, causing the movement of goods is required to generate e-way bill, is required to generate e-way bill,
is required to generate e-way bill if value of consignment exceeds कितना ₹50,000 exceeds ₹50,000. Para change. The value of consignment, the value shall be determined. The value shall be determined as per section 15. As per section 15, which नीचे लिखो फर्स्ट डैश करके इंक्लूड्स, विच इंक्लूड्स क्या बेटा, जीएसटी, विच इंक्लूड्स जीएसटी, एंड सेकेंड डैश एक्सक्लूड्स क्या बेटा, वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई. ये समझ में आया क्या, वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई. नीचे लिखो देयरफॉर इन गिवन केस, देयरफॉर इन गिवन केस नीचे लिखना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. कितना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, 30,000. उसके नीचे लिखना वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई नील, वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई नील. ये नहीं लेंगे हम नील. तो नीचे टोटल करो इसके, कितना आया 30,000. उसके बाद में ऐड करो जीएसटी, अज्यूम रेट 18%, जीएसटी रेट 18% ब्रैकेट में अज्यूम करो 18%. कितना आ रहा है 5,400. ओके टोटल करो, टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 35,400 हुआ. क्या ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, लिखो नीचे वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज बिलो 50,000, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज बिलो क्या 50,000, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज बिलो 50,000, हेंस नो नीड टू जनरेट क्या बेटा ई वे बिल, hence no need to generate e-way bill. Done. तो चलिए मतलब वैल्यू आपको एज पर सेक्शन 15 लेनी है, उसमें जीएसटी ऐड करना है, पर आपको एग्जाम कंसीडर नहीं करना है. चलो ये हो गया. ओके वैल्यू कैसे फिक्स करेगी. नाउ इधर उसके बाजू वाले पार्ट में आ जाओ. व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, सुनो ई-वे बिल आपको कब जनरेट करना पड़ता है. पहला, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय क्या रोड, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड, और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रेलवे एंड वेसल. पहले लेते हैं आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड. ई-वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ क्या गुड्स. अब ई-वे बिल जनरेट मतलब क्या, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन, आई रिपीट ई-वे बिल जनरेट कर रहे मतलब क्या, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन आपको मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले फिलअप करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर. ओके अब देखो यहाँ पे अगर आपका उसमें भी सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन होगा. अब सर सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन मतलब ओ, अब समझने के लिए लिख देना ओन व्हीकल, खुद का ही व्हीकल है, मेरा खुद का ही ट्रक है, और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टर का ट्रक है. ओके थर्ड पार्टी मतलब किसका, ट्रांसपोर्टर. और ये अब मेरी फैक्ट्री है, खुद का ही ट्रक है 10 ट्रक. तो अगर मेरा ही ट्रक है तो मैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भी मैं ही फिलअप करूंगा. यस और नो. ओके और बताओ थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी है तो पार्ट ए जो है ओके वो रजिस्टर पर्सन देगा, और बी जो है वो आप ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हो. अच्छा पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ऊपर पढ़ के बताओ क्या है, व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट की डिटेल. तो आप ऐसा कर सकते हो कि पार्ट ए का फिलअप कर दिया, पार्ट बी का आपने पेंडिंग रह दिया, और वो ई-वे बिल की लिंक किसको दे दिया, ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर उसमें पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा.
सर क्या हम कर सकते हैं क्या? आपको पता होगा तो आप भी कर सकते हो, पर बहुत सी बार क्या ट्रक फिक्स नहीं होता है, बहुत सी बार ट्रक फिक्स नहीं होता। वो बोलता है कि सर आप माल रेडी रखो, मैं ट्रक को भेजता हूँ, या आप माल यहाँ भेज दो, ओके आप माल यहाँ भेज दो, मैं ट्रक में लोड कर दूंगा, जो भी ट्रक ये रूट पे जा रहा होगा लोड कर दूँ। अब क्या हो गया, यहाँ से माल उसके ट्रक ट्रांसपोर्टर के पास जा रहा है, तो मैं पार्ट ए की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरे को व्हीकल नंबर ही नहीं पता, तो फिर वो लिंक मैं किसको भेज दूंगा? ट्रांसपोर्टर फिर जैसे ही ट्रक फाइनल हो जाएगा पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा। इज इट क्लियर? ओके, सो ये था ओके पार्ट ए और पार्ट बी। ये क्रॉस कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, यूनिक एनरोलमेंट नंबर इसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्रॉस कर दो। ये समझ में आया क्या आपको? एक बार फिर से, अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कि भाई मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद ई वे बिल या पहले ई वे बिल चाहिए? पहले ई वे बिल चाहिए। उसके बाद में आपका खुद का व्हीकल होगा तो ए भी आपको पूरा कर, और थर्ड पार्टी होगा तो ट्रांसपोर्टर होगा तो पार्ट ए आप कंप्लीट कर सकते हो, पार्ट बी उसको दे सकते हो। इज इट क्लियर? अब सेकंड, अगर आप ट्रांसपोर्ट रेलवे से कर रहे हो, सुनो, आप ट्रांसपोर्ट क्या रेलवे से कर रहे हो या बाय एयर या बाय वेसल, वेसल मतलब शिप कर रहे हो, तो बाय आरपी और सप्लाई रिसिपिएंट पार्ट बी बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बट इट शैल नॉट बी डिलीवर्ड अनलेस, हाँ यहां एक वर्ड ऐड कर देना, पार्ट ए बाय, एक वर्ड नहीं आया वहां पे, पार्ट ए बाय कौन कौन कंप्लीट करेगा? पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट। और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, ओके पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, अब देखो यहां पे स्पेशल प्रोविजन क्या है, अगर आपका गुड्स यहां पे बाय रेल जाता है, एयर जाता है या वेसल जाता है, तो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आप पहले भी कंप्लीट कर सकते हो या मूवमेंट के बाद भी कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोड एंड यहां पे रेलवे? रोड में पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों भी पहले कंप्लीट करना पड़ता है, फिर बी क्यों ना ट्रांसपोर्टर से कंप्लीट करवाओ, लेकिन आपको दोनों भी पहले कंप्लीट करना पड़ता है। और वेसल में, रेलवे में पार्ट ए कंप्लीट करो, पार्ट बी मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी। थोड़ा थोड़ा और इमेजिनेशन बढ़ाता हूँ, जैसे मैं पूना से अपना गुड्स भेज रहा हूँ, और ये गुड्स भेज रहा हूँ पूना से नागपुर बाय रेल। ओके, बाय रेल होगा तो यहाँ से गुड्स जाएगा, यहाँ से गुड्स जाने के बाद वह रेलवे स्टेशन पे चले जाएगा। मैं यहाँ से जब गुड्स निकलेगा तो मैं ई वे बिल पोर्टल पे जाऊँगा, पार्ट ए को कंप्लीट कर दूंगा। ये समझ में आया क्या? ओके, पार्ट ए की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, फिर रेलवे स्टेशन के बाद वहाँ जाने के बाद मुझे आरआर मिलेगी। ओके, आरआर मतलब रेलवे रिसिप्ट। ओके, तो मुझे आरआर मिलेगी। ओके, अब पार्ट बी की इंफॉर्मेशन सुनो, रेलवे शाम को ही ओके यहाँ पे यहाँ जो रेलवे था, ओके गुड्स लोड कर दिया, मालगाड़ी आ गई, गुड्स लोड कर दिया उसके अंदर, ओके गुड्स मूवमेंट चालू हो गई, मूवमेंट चालू हो गई। क्या मैं मूवमेंट चालू होने के बाद भी पार्ट बी कंप्लीट कर सकता हूँ? यस, मूवमेंट चालू होने के बाद भी मैं पार्ट बी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अब वो आगे क्या कहते हैं, information in part B before or after the commencement of movement of goods, but it shall not be delivered unless e-way bill is produced at the time of delivery। लेकिन जैसे ही वो गुड्स लैंड हो जाएगा कहाँ पे? नागपुर में, तो नागपुर में रेलवे डिपार्टमेंट डिलीवरी नहीं देगा जब तक पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, यानी जब नागपुर तक मुझे बी कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, रोड के केस में दोनों भी पहले होनी चाहिए, और रेलवे एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में पार्ट ए पहले होना चाहिए, बी पहले भी कर सकते हो या बाद में, पर बी कंप्लीट किए बिना आपके जो भी पर्सन होगा जिसको देना है उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था ओके व्हेन ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। चलो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अब थोड़ा ऊपर आते हैं। ओके, डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल हो गया हमारा, ई-वे बिल में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। अब थोड़ा वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, इंपॉर्टेंट, ई-वे बिल की वैलिडिटी, ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। आपने जो ई-वे बिल जनरेट किया,
इसको एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में गुड्स पहुंच जाना चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड में गुड्स नहीं पहुंचा तो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा ई वे बिल का। समझ में आया क्या? ओके, अब देखो वो क्या कहते हैं, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, और दूसरा इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो समझना है तो आप थोड़ा ये समझिएगा कि ये बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स होते हैं, या बड़ा बड़ा यहाँ पे मे भी लंबा ट्रक होता है। ओके, उसका डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा कि वो ओवर डायमेंशनल है या नहीं है। पर आपको सिर्फ देखना है तो गूगल सर्च में सिर्फ ओवर डायमेंशनल कार्गो डाल दो, आपको दिख जाएगा। ओके, बिग ट्रक, बिग मशीन्स, बिग ओके पाइप्स, उसको कहते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। वो ट्रक जो बहुत स्लो चलते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स और उसमें मशीनरीज होती है, ये समझ में आया? उसको कहा जाता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर आपका कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा, आपका कार्गो अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा और उसमें आपका किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर का ट्रांसपोर्ट होगा, कितना? 200 किलोमीटर, मतलब हर 200 किलोमीटर पे आपको ई वे बिल एक दिन वैलिड रहेगा। समझ लो, एग्जाम्पल, हर 200 पे कितना? 1 डे। और अगर उसका, और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट 1 एडिशनल डे। सिंपल वे में समझ लो, समझ लो, यहां से लोनावाला गुड्स जा रहा है, क्या 200 किलोमीटर के अंदर है? ओके, 200 किलोमीटर के, सर ये किलोमीटर कैसे पता चलेगा? तो ये सवाल होगा कि सर ये किलोमीटर कैसे पता चलेगा? आपने 2 पिन कोड डाले हुए हैं। अरे 2 पिन कोड डाले ना आपने, डिस्पैच और डेस्टिनेशन। ओके, तो ई वे बिल पोर्टल जैसे आप पिन कोड डालोगे वो शॉर्टेज डिस्टेंस समझ जाएगा कितना है। समझ में आया? मतलब नॉर्मल। ओके, थोड़ा ये डिफिकल्ट जॉब ही है, ये पर्सन टू पर्सन वेराय हो सकता है, लेकिन आप 2 पिन कोड डाल रहे हो तो आप लोनावाला भेज रहे हो। ओके, लोनावाला भेज रहे हो मतलब 200 किलोमीटर के अंदर है, तो आपका ई वे बिल एक ही दिन वैलिड रहेगा, मतलब एक दिन के अंदर अंदर लोनावाला पहुंचाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एक दिन के अंदर, तो हर 200 किलो, पहले 200 किलोमीटर को एक दिन मिलेगा और एक दिन के अंदर लोनावाला गुड्स पहुंचाना पड़ेगा। सर अगर लोनावाला नहीं पहुंचा पाए हम गुड्स तो पुणे से एक दिन के अंदर, तो आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सटेंशन के लिए फिर रीज़न देना पड़ता है कि मैं एक्सटेंशन क्यों ले रहा हूँ। ओके, ट्रक खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो ठीक है। ओके, पर आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है कि लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करते, ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है, फिर अगर किसी ने ट्रक पकड़ लिया तो तू तो गियो। तो जब तक तुम्हारा गुड्स मूवमेंट में, तब तक ई वे बिल एक्टिव रहना चाहिए। समझ में आया? तब तक ई वे बिल एक्टिव रहना चाहिए। ओके, अगर नहीं पहुंचा पा रहे 200 किलोमीटर एक दिन के अंदर, तो उसके लिए क्या अप्लाई करो? एक्सटेंशन। समझ में आया? तो नाउ अगर आपका 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो हर 200 किलोमीटर पे एक दिन या पार्ट दे रहा हूँ। यहाँ से नागपुर जा रहा है मेरा ट्रक, 750 किलोमीटर है, बताओ ई वे बिल कितने दिन का मिलेगा मेरे को? पार्ट भी होगा तो फुल समझना। ओके, तो हर 200 किलोमीटर पे एक दिन, तो 200 200 200 एंड 150 के लिए एक दिन, यानी कितने दिन का ई वे बिल? 4 दिन में यहाँ से अगर गुड्स नागपुर नहीं पहुँचा, समझ में आया, तो फिर उसका एक्सटेंशन। ओके, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो, वो बड़े बड़े कार्गो ट्रक धीरे धीरे चल रहा है, अब धीरे धीरे चल रहा है तो वो कहाँ 200 किलोमीटर कंप्लीट करेगा एक दिन में? समझ में आया? तो उसको सिर्फ कितना रखा है? 20 किलोमीटर। एक दिन के अंदर कितना रखा है? 20 किलोमीटर। ओके, समझ लो जो डिस्टेंस जा रहा है, और वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर के नीचे है तो एक दिन पर एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देर ऑफ के लिए 1 एडिशनल डे उसको मिलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो एक बार, अदर देन, इधर ध्यान दो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो 1 डे ई वे बिल मिलेगा फॉर 200 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा होगा तो फॉर एवरी 200 1 डे और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ। इज इट क्लियर? ओके, और यहाँ पे अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो
20 किलोमीटर्स और उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ एक दिन मिलेगा। मुझे 170 किलोमीटर्स ओवर डायमेंशनल कार्गो ले जाना है, तो मुझे 170 किलोमीटर्स ले जाना है, तो कितने दिन का ये बिल मिलेगा? 9 दिन मिलेंगे मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, 9 डेज मिलेंगे। ये समझ में आया क्या? ओके। उसके बाद में मल्टी शिपमेंट वेयर वन लेग ऑफ शिप इज अबव बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, मल्टी शिपमेंट मतलब आप ट्रक से शिप से वगैरह, तो आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पर ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी, मतलब आपके दिन कब से चालू हो गए? पार्ट ए की इंफॉर्मेशन दे दिया तब से, या ट्रांसपोर्टर जब पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेगा तब से? मतलब आपने ट्रांसपोर्टर को बोल दिया यार तू व्हीकल नंबर डाल देना, तो वो जब बी कंप्लीट करेगा वहां से आपका टाइम चालू होगा। ओके, नाउ फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर एट मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल शैल बी एक्सटेंडेड। अच्छा, एक्सटेंशन आप कितने? विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द क्या? एक्सपायरी। अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हुआ और आप अभी उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, तो 8 घंटे के अंदर अंदर, कुछ नहीं यार, मोबाइल में जाओ, ई वे बिल पोर्टल ओपन करो, अभी तो सब ट्रांसपोर्टर ट्रेन हो गए, ई वे बिल पोर्टल ओपन करो, वहाँ एक्सटेंशन ई वे बिल नंबर डालो आपने जो जनरेट किया था, और उसको एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्सटेंशन का टाइम पूछता है, वो रीज़न पूछता है। इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा ये पॉइंट को समझना प्लीज़, ये पॉइंट को। आपका जो पहला दिन का कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 14 अप्रैल सुबह 10 बजे ट्रक जाने वाला था, सभी सुनो, 14 अप्रैल सुबह 10 बजे ट्रक जाने वाला था, उसका क्या बनाया आपने? ई वे बिल। अब आप ई वे बिल का पहला दिन का टाइम कैसा होता है? वो 10 बजे बनाए, 12 बजे बनाए, 2 बजे बनाए, 4 बजे बनाए, 8 बजे बनाए। आपका पहला दिन 14 का पूरा दिन, समझ में आ रहा? 14 का पूरा दिन, और 15, 16 का मिडनाइट 12 AM। नहीं समझा? आपका एक दिन 10 AM टू 10 AM नहीं होता है। आपका पहला दिन 10 AM से लेके तो 15 की मिडनाइट, नहीं समझ में आ रहा? 15-16 की मिडनाइट, यानी आपका 1.5 दिन, 1.25 दिन हो जाएगा। समझ में आया क्या? आपका नहीं समझा आप? तो पहला डे का काउंट आपको 10 to 10 नहीं होता है, उनका मिडनाइट टू मिडनाइट होता है। तो कैसा हो गया? 14 की मिडनाइट में 24 घंटे कंप्लीट नहीं होते। समझ में आया क्या? 14 की मिडनाइट समझ लो, सुबह 10 बजे बनाया, तो 14 की मिडनाइट में वो कितने घंटे हो गए? 14 घंटे ही हो गए, पर पूरा का डेट कंप्लीट नहीं होगा। अरे ये समझ में आया? नालायक को ध्यान, मैं इतना सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, तुम ओके इधर तो, और मैं ई वे बिल की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे पहले देखो, आपका कैलकुलेशन मिडनाइट टू मिडनाइट होता है, तो ऐसे केस में पहली मिडनाइट तक आपके 24 घंटे नहीं होंगे, तो आपका अब पहला दिन दूसरे मिडनाइट तक चले जाएगा। अरे है ना? यानी आपको लगभग कितना टाइम मिल जाएगा? 1.25 दिन। जी समझ में आया क्या? ओके, हाँ, बस अब पहला दिन वो रहेगा, और उसके बाद में दूसरा दिन जो रहेगा, अब वो तो आ जाएगा ना आपका। ओके, मतलब 12 AM टू 12 AM, 15, 16 और 16, 17, यानी सिंपल वर्ड में क्या, पहला दिन 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है? हाँ। अच्छा, ये रात को अगर यहाँ पे 8 बजे बनाया है वे बिल, तो 8 बजे तो भी, क्योंकि पहले मिडनाइट 12 AM तक तो 24 घंटे हुए ही नहीं, तो दूसरे मिडनाइट 12 AM तक का आपका 1 डे काउंट किया जाएगा, पर वो कैलकुलेशन मिडनाइट टू मिडनाइट ही होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए ये आपका, तो यहाँ लिख दो मोर देन 24 आवर्स। मोर देन क्या? 24 आवर्स पहला दिन रहेगा, फिर तो मिडनाइट टू मिडनाइट आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल? ओके, नाउ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ओके, रुक जाओ, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। हाँ हाँ, 1 AM को लिया तो फिर तो तुमको 47 आवर्स मिल जाएंगे पहला दिन, क्योंकि रात को 1 बजे ईवे बिल बनाया, पता नहीं क्या कर रहा था, ईवे बिल 1 बजे बनाया, तो 1 बजे अगर ईवे बिल बनाया तो आपको पूरा मिल जाएगा, प्लस दूसरे दिन का भी मिल जाएगा। ये समझ में आया ना? यानी टोटल 47 आवर्स मिल जाएगा फॉर फर्स्ट डे। डॉट 12 बजे बनाया, अब नालायक हो डॉट 12 बजे बनाया, 11:59.59 सेकंड पे बनाया, तो फिर आपको 24 घंटे हो जाएंगे। पर डॉट 12 बजे बनाया तो मेरा इंटरप्रिटेशन है आपको 48 आवर्स पूरे मिल जाएंगे। डॉट 12 बजे बनाया तो आपको पूरे 40 आवर्स। हाँ, आपने 11:59 सेकंड पे बनाया तो फिर आपका एक दिन इधर आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा डॉट 12 बजे, छोड़ो, एग्जाम में नहीं आएगा, फालतू टाइम पास मत करो। ओके, उसके बाद में नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल आपको कहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नॉन टैक्सेबल गुड्स होगा, ओके, यानी पेट्रोल लिख दो वहाँ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल, उसका ईवे बिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन, ये गवर्नमेंट ने जानबूझ के रखा। अगर ज्वेलरी कौन से ट्रक में जा रही है या कौन से टेम्पो में जा रही है या डायमंड, और इसका पोर्टल पे आ जाए और ऑफिसर को पता चल जाए, समझ आया? ज्वेलरी ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, किसको? यहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड है, कि ऑफिसर ने ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो कभी भी ट्रक लूटा जा सकता है। इसलिए ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन के लिए ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, इवन दो वैल्यू मोर देन 50 लाख, सॉरी 50 लाख नहीं, 50,000, मोर देन 50,000। दूसरा, करेंसी, ओके, करेंसी जा रही है तो ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पोस्टल और बैगेज, पर्सनल इफेक्ट मतलब हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल इफेक्ट मतलब लिख दो हाउस होल्ड गुड्स। सर, ये हाउस होल्ड गुड्स क्या होता है? समझ लो आप घर शिफ्ट कर रहे हो, रेसिडेंस शिफ्ट कर रहे हो, ओके, ट्रक के ट्रक गुड्स लेके जा रहे हो, वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपको ईवे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी, उसके बाद में एम्प्टी कार्गो कंटेनर, मतलब ऐसे कंटेनर जो एम्प्टी है, ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, मतलब लिख दो बुलक कार्ट। हाँ, नॉन मोटराइज व्हीकल है, बुलक कार्ट या हैंड कार्ट। अगर आप बैलगाड़ी से लेके जा रहे हो तो आपको बाय रोड जा रहा है, वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पर आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत। साइकिल भी चलेगा, साइकिल है, ओके, बुलक कार्ट है, हैंड कार्ट है। नाउ डिफेंस के गुड्स हो गए, सुनो, डिफेंस के गुड्स हो गए, इसकी भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसका भी ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 क्या मतलब? वो सप्लाई नहीं है। और लास्ट, कस्टम, सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन, कस्टम सुपरविजन में सप्लाई होगा। और लास्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ओके, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या? एग्जाम सप्लाई। मुझे बताओ, एग्जाम गुड्स को वैल्यू में लिया जाता है क्या? नहीं। अगर आप ओनली एग्जाम गुड्स, यानी वेजिटेबल्स हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुए, और ओनली आप एग्जाम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला प्रैक्टिस में बहुत काम आता है कि ओनली एग्जाम गुड्स होगा तो आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो।
ओके वो ऑयल केक वगैरह ऐसे एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट है, वो एग्जाम्पल है। जैसे ओके हाँ, लेकिन एक्सेप्ट डी ऑयल केक, जैसे डी ऑयल केक एक प्रोडक्ट होता है, ओके सर की नहीं बोलेंगे उसको, पर उस टाइप का होता है, ओके तो वो एग्जम्प्ट होगा तो भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन में, ठीक है। अब आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इन चार्ज। पीआईसी मतलब लिख दो, पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज का मतलब लिख दो ड्राइवर, एग्जाम्पल ड्राइवर, ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर, ओके पर्सन इन चार्ज का मतलब ड्राइवर, ठीक है। अब ये बताओ, अब नीचे आ जाओ, ये ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके जा रहा है तो सेक्शन कहता है, ये ट्रांसपोर्टर जब गुड्स लेके जा रहा है तो सेक्शन कहता है कि इसको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। पर्सन इन चार्ज मतलब ओके अगर ट्रक होगा तो ड्राइवर, ट्रेन होगा तो गार्ड, एयरक्राफ्ट होगा तो पायलट। इनको कहा जाता है ऐसा पर्सन जो कन्वेंस का इंचार्ज है, ऐसा पर्सन जो कन्वेंस का इंचार्ज है, ठीक है। पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, जो कन्वेंस का इंचार्ज होगा, शैल कैरी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान और बिल ऑफ एंट्री एक्सेट्रा। मतलब अगर आपका गुड्स सप्लाई में जा रहा होगा तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, स्टॉक ट्रांसफर होगा तो चालान, और इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री। ये डॉक्यूमेंट्स एक कॉपी उसको रखनी पड़ती है। दूसरा, कॉपी ऑफ ईवे बिल, ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में भी रख सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसका नंबर रख सकता है, ओके फिजिकल फॉर्म या और ईवे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ लो ईवे बिल की कॉपी प्रिंट नहीं ले रहा है वो, उसके पास मोबाइल में ईवे बिल नंबर रेफरेंस है और मोबाइल में सेव रख रहा है, तो क्या चलेगा? यस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलेगा। या मैप टू, अच्छा आगे का प्रिंट नहीं हुआ है, अच्छा ईवे बिल नंबर, ओके लिख लो ईवे बिल नंबर नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? ईवे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आगे लिखो ईवे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और थर्ड लिखो मैप टू आरएफआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ओके जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं आरएफआई, मैप टू आरएफआई डिवाइस एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस, एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस। एम्बेडेड मतलब कन्वेंस को लगाया हुआ है, आरएफआई रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, ओके। तो ट्रांसपोर्टर को आइदर ईवे बिल, सुनो ओके यहां पे सुनना, ट्रांसपोर्टर को आइदर ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में या मोबाइल में, आईपैड में, ओके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या अगर उसने आरएफआई डिवाइस लगाया होगा, क्या लगाया होगा? आरएफआई, आरएफआई मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो उसमें उसका सेव होना जरूरी है, ओके। नॉट अप्लीकेबल फॉर रेल, एयर और वेसल, ठीक है ये नहीं भी लिखा तो चलेगा। ये जो है ये आरएफआई, आरएफआई रेल को नहीं रहेगा, आरएफआई रेल को नहीं रहेगा, एयर को नहीं रहेगा, वेसल को नहीं रहेगा, या ओनली इन केस ऑफ रोड, ओके। तो आरएफआई ओनली इन केस ऑफ रोड को रहेगा। चलो इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल, अगर ऑफिसर ने आपके ट्रक को रोक लिया, आई रिपीट ऑफिसर ने आपके ट्रक को रोक लिया, तो ऑफिसर के क्या राइट्स है और आपके क्या राइट्स है, ठीक है। ड्राइवर का कॉल आया मेरे को, सर ट्रक रुका गया मुंबई रोड पे और वो ऑफिसर जीएसटी कमिश्नर है, ओके। तो जीएसटी ड्राइवर ने कॉल किया, मैंने कहा वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है पहले देख, पहले कमिश्नर क्या कर रहा है, उसके राइट्स क्या है देख लेते हैं, ओके। राइट टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस, वेरीफाई द ईवे बिल, कन्वेंस को कभी भी इन बिटवीन रोड्स रोक सकता है टू वेरीफाई ईवे बिल। दूसरा, राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रीडर, राइट टू रीडर, एक मिनट,
यहाँ पे एक मिनट, राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, और ये यहाँ से निकाल दो। एक्चुअली ये यहाँ इसका पॉइंट है तीसरे का। ओके, राइट टू, तीसरा पॉइंट है राइट टू फिजिकली वेरीफाई, ये तीसरे वाला पॉइंट है, राइट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द क्या, कन्वेंस। एक मिनट, कमिश्नर क्या क्या कर सकता है? हमारे व्हीकल को रोक सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप डेटा मैच करवा सकता है, समझ में आया? और तीसरा, ओके, वो कन्वेंस का वेरिफिकेशन कर सकता है। ओके, अब अगर उसने वेरिफिकेशन कर लिया तो उसको समरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन इन फॉर्म EWB 03। मतलब क्या, अगर उसने वेरीफाई किया तो उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि उसने ईवे बिल नंबर ये, इनवॉइस नंबर ये, इसका ओके, इसका वेरिफिकेशन किया है। आई रिपीट, इसका वेरिफिकेशन किया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, तो यहाँ पे उसको EWB 0B में समरी में ओके, उसने ट्रक में क्या क्या देखा 24 आवर्स में, ओके, उसको सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि उसने ये ट्रक नंबर है, ये व्हीकल नंबर है, इसको इंस्पेक्ट किया, इसमें इसका ईवे बिल चेक किया, और एक समरी में हमने इसके ये लोगों के कंसाइनमेंट इसमें देखे। एक समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट विद इन क्या, 3 डेज, फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज। ओके, इन पार्ट बी क्या ये जरूरी है? अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई कन्वेंस यहां पे वेरीफाई हुआ तो ये रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वेरीफाई एक बार अपलोड हो गया और रिपोर्ट अपलोड हो गई, और तो अब इसके बाद आपका कहीं पे भी रोड पे ट्रक वेरीफाई नहीं होगा। समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ये मैंने जैसे ही वो ड्राइवर का फ़ोन आता है, मैं उसको कहता हूँ एक काम कर, ऑफिसर को यहाँ पे वेरीफाई करने दे और उनसे रिपोर्ट अपलोड करवा के ले। अगर मैं सही हूँ तो उनसे रिपोर्ट अपलोड करवा के ले, पार्ट ए और पार्ट बी, जो भी वेरीफाई किया। मुझे क्या फ़ायदा पता है क्या? अब मेरा ट्रक कहीं पे नहीं रोका जाएगा। ओके, कहीं पे नहीं, क्योंकि रिपोर्ट आ गई, एक बार वेरीफाई हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूँ दूसरी, हाँ, अगर कोई फ्रॉड होगा, डाउट होगा तो रोक सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं। पता है आपको, ऐसा आपने आरटीओ में देखा है, एक बार सिग्नल तोड़ने का चालान लग गया तो दिन भर में दूसरी चालान नहीं लगती है। हाँ, पूरे डे में दूसरी चालान नहीं लगती। वैसा ही फिर पूरे दिन में कितना भी सिग्नल तोड़ो, ओके, जानबूझ के तोड़ो, दूसरी चालान। हाँ, ओके, तो यहाँ पे ऑफिसर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा, प्लीज प्लीज। ओके, उसके बाद में राइट टू पर्सन, पर्सन के क्या राइट्स है? जिसका ट्रक रोका गया, इफ व्हीकल डिटेन मोर देन 30 मिनट्स ट्रांसपोर्टर में अपलोड द इंफॉर्मेशन इन EWB 04। अब देखो, फॉर्म याद रखने पड़ेंगे, क्या रहे तो ठीक, नहीं तो ठीक, पर मैं समझा देता हूं। मैंने उस ड्राइवर को यह भी कहा, देख 30 मिनट से ज़्यादा, सुनना, अपना ट्रक रोका गया तो मैं तुझे एक लिंक भेजता हूँ EWB 04 की, यहाँ पे फटाफट, या तू मुझे बता देना 30 मिनट से ज़्यादा उस ऑफिसर ने परेशान किया तो मैं EWB 04 में अपना सब डिटेल डाल दूंगा और अपलोड कर दूंगा कि मेरा ट्रक 30 मिनट से ज़्यादा रोका गया। बॉस, इतनी अकाउंटेबिलिटी रखी है ना कि 30 मिनट से ज़्यादा अगर मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी तो फिर ओके, डिपार्टमेंट जिस ऑफिसर ने ट्रक रोका है उस ऑफिसर से रिपोर्ट लिखवा के लेगी कि तूने क्यों रोका। समझ में आया क्या? अगर तूने रोका तो फिर तूने EWB 03 में रिपोर्ट दी क्यों नहीं विद इन 24 आवर्स। यानी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि डरो मत, तुमको अननेसेसरी बार बार रोड पे रोक के परेशान नहीं किया जाएगा। हमारा ऑफिसर को डाउट होगा तो वो रोकेगा। अगर उसने 30 मिनट से ज़्यादा आपसे इंक्वायरी की तो आपको भी हम एक राइट देते हैं कि आप EWB 04 में ओके एक कंप्लेंट डाल दो कि 30 मिनट से ज़्यादा मेरा ट्रक रोका गया है।
ठीक है, आपने रोका गया तो फिर हम अब अकाउंटेबिलिटी उसकी शिफ्ट हो जाएगी कि उसने हमें रिपोर्ट दिया है या नहीं दिया है। इज इट क्लियर? ओके, सो ऐसे केस में ये आपके राइट्स है। नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल। पहला देखो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द रिसिपिएंट और सप्लायर विद इन 72 आवर्स बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स whichever is earlier or else deem acceptance। अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो क्या हुआ था, एक मैसेज मेरे को आया, सुनो ये रियली मेरे साथ हुआ, एक मैसेज मेरे को आया, एसएमएस आता है, ईवे बिल जनरेट हुआ था, मैसेज आया कि एडुस्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इस जीएसटी नंबर पे ईवे बिल जनरेट हुआ है। मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा कंपनी पे ईवे बिल जनरेट हुआ। मैंने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा कोई गुड्स खरीदा क्या हमने? मैंने क्यों कॉन्शियस हो गया पता है, अगर मेरे नाम पे ईवे बिल जनरेट हुआ तो फिर वो गुड्स मुझे नहीं रिसीव होगा तो ऑफिसर फ्रॉड ट्रीट कर देगा। समझ में आया क्या? वो गुड्स अगर मुझे रिसीव नहीं हुआ तो ऑफिसर मेरे अगेंस्ट में एक्शन लेगा कि भाई तेरे नाम का ईवे बिल था, कंपनी के नाम का ईवे बिल था, और कंपनी के नाम का ईवे बिल था और गुड्स तुम्हारे स्टॉक में नहीं दिख रहा है, कहाँ गड़बड़, क्या गड़बड़ किया? मैं डर गया, ईवे बिल मेरे नाम का जनरेट हुआ है। तो मैंने अकाउंटेंट को कॉल किया, मैंने अकाउंटेंट को कहा कि कोई गुड्स खरीदा क्या? शी से नहीं, कोई तो नहीं खरीदा। फिर मैंने कहा यार वैल्यू 6 लाख का ईवे बिल है अपने नाम पे और अपने इस पे एक बार चेक कर। नहीं, फिर मैंने दूसरे दिन कहा, अब मेरे पास 72 आवर्स है ये कहने के लिए कि भाई ये मेरा गुड्स नहीं है, ये कहने के लिए मेरे पास 72 घंटे है। या तो फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में बताना क्योंकि दोपहर तक कैंसिल करना पड़ेगा, तो मतलब ऑनलाइन जाके कि भाई ये जो जनरेट हुआ है ये मेरा नहीं है, हम अप्लाई कर देंगे। तो कैंसलेशन या नॉन एक्सेप्टेंस, आई रिपीट, कैंसलेशन और नहीं कैंसलेशन नहीं बोलूँगा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कैंसलेशन अलग है। तो मैं उसको आइदर एक्सेप्ट कर लूँ या रिजेक्ट कर दूँ, रिजेक्शन का अप्लीकेशन दे दूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चला कि अरे बाप रे, ये हमने पेन ड्राइव खरीदे थे और पेन ड्राइव का बॉक्स आ रहा था 6 लाख रुपए का और वो कुरियर से आ रहा था। समझ में आया क्या? तो ये जो पेन ड्राइव खरीदे थे वो मतलब ईवे बिल सिर्फ ट्रक के केस में इमेजिन मत करना, कोई भी मोड से गुड्स जा रहा हो, छोटा सा गुड्स हो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, क्या ईवे बिल लगेगा? यस। तो ऐसे केस में साइलेंट प्लीज। ओके, ऐसे केस में यहाँ पे 2 मिनट, तो ईवे बिल जो है यहाँ 72 आवर्स में मैं रिजेक्शन कर सकता हूँ या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, या गुड्स मिलने के पहले, विच एवर इज अर्लियर, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड और गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल फर्निश, मतलब क्या, मैंने ईवे बिल बना लिया पर पता चला कि ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ही कैंसिल हो गया। समझ में आया क्या? मैंने ईवे बिल बना लिया और पता चला ये गुड्स का क्या, ट्रांसपोर्टेशन ही कैंसिल हो गया। तो वो सिचुएशन में, या फिर उसमें गलत गुड्स लोड हो गए, मेरा अकाउंटेंट ने ईवे बिल बनाया और गलती से उसमें दूसरा गुड्स अपलोड हो गया। ओके, यहाँ पे तो गलत गुड्स अगर लोड हो जाते हैं, मैंने बनाया हुआ ईवे बिल मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या? यस। और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ विद इन क्या, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। ओके, बट कैन नॉट बी कैंसिल इफ वेरीफाइड इन ट्रांसिट। अब ये क्या कंसेप्ट है समझ लो। यहाँ रियल केस ऐसे मेरे क्लाइंट के साथ हुई कि उन्होंने ईवे बिल बनाया, बताया कि ये फैंस है, ओके, और फैंस 50 क्वांटिटी बताया, पर ये रियल हुआ, फैन की 50 क्वांटिटी भेजनी थी, गलती से एसी लोड हो गए। ओके, गलती से क्या, उस ट्रक में जिस ट्रक का व्हीकल नंबर दिया था, ओके, एसी लोड हो गए, इनवॉइस भी एसी का था, लेकिन हमने वो व्हीकल नंबर किसके लिए यूज कर लिया, फैन के लिए। वो व्हीकल नंबर किसके लिए यूज कर लिया, फैन के लिए। यानी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती, इनवॉइस एसी का ही था, लोड एसी हुए, पर व्हीकल नंबर फैन के लिए यूज कर लिया गया। ओके, अब ईवे बिल लोड हो गया, ट्रक 10-15 किलोमीटर चले भी गया,
फिर ख्याल में आया कि यार ये तो ट्रक निकल भी गया है, और अब ये ई वे बिल 2 घंटे ही हुए थे, 24 घंटे मेरे पास कैंसिल करने के लिए, तो मेरे को अब कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने इसको रोक लिया और हमने लिखा है फैन, दिख रहा है एसी, तो पूरी बारात आएगी। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में सुनो, ऐसे केस में यहां पे मैं कैंसिल करके ट्रक को वापस बुला सकता हूं, लेकिन मेरा बैड लक इतना कि मेरे कैंसिल करने के पहले ऑफिसर ने रोक के वेरीफाई कर लिया। अगर मेरे कैंसिल करने के पहले ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया होगा तो अब कैंसिल नहीं हो सकता, अब तो वो पूरी बारात ही लाएगा। ओके, बारात ही लाएगा। ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नॉन कंप्लायंस ऑफ ई वे बिल। अगर मैंने ई वे बिल नहीं बनाया, आई रिपीट, मैंने ई वे बिल नहीं बनाया, तो क्या सेक्शन 120 और 129 में एक्शन होगी। पहले तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स लायबल टू पेनल्टी इक्वल्स टू 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, प्लस आपका गुड्स क्या कर लिया जाएगा? कॉन्फिस्केट, प्लस आपका गुड्स कॉन्फिस्केट भी कर लिया, यानी पेनल्टी भी लगा दी जाएंगी ई वे बिल नहीं बनाया तो, और गुड्स भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। नाउ अब ये लास्ट डिस्कशन, सेक्शन 138E। अब देखो ये क्या है, restriction on furnishing the information in e-way bill. No person shall be allowed to furnish information in part A in respect of outward movement of goods of a registered person who, being a composition registered person, has not furnished. तुम्हारी इसमें भी वो वही टाइप हुआ क्या? Has not furnished. ओके, यहां पे CMP 08 करो उसको, CMP 08, CMP 0S हो गया वो, CMP 08। अगर उसने CMP 08 अगर लास्ट 2 क्वार्टर का, लास्ट 2 क्वार्टर का अगर उसने CMP 08 नहीं दिया होगा, कौन? CL, तो उसका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अब वो कोई भी गुड्स का ई वे बिल नहीं बना पाएगा, और अगर ई वे बिल नहीं बना पाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा? यस। तो अगर किसी बंदे ने कंपोजिशन स्कीम में 2 क्वार्टर के CMP 08 नहीं दिए, समझ में आया, तो वो यहां पे ई वे बिल नहीं बना पाएगा। सेकंड, बीइंग अ पर्सन अदर देन ए, मतलब नॉर्मल पर्सन होगा, नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर कॉन्जिक्यूटिव क्या? 2 टैक्स पीरियड। मतलब आपने रिटर्न मतलब क्या बेटा? GSTR। अगर दो क्वार्टर के GSTR 3B नहीं दिए, 2 क्वार्टर के GSTR 3B या मंथ के GSTR 3B नहीं दिए, तो आपका ई वे बिल ई वे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में बीइंग अ पर्सन अदर देन ए हैज नॉट फर्निश GSTR 1 फॉर एनी 2 मंथ्स या क्वार्टर। मतलब इन शॉर्ट बताओ क्या? 2 मंथ के CMP 08 नहीं दिया, या 2 टैक्स पीरियड के GSTR 3B नहीं दिए, या 2 टैक्स पीरियड के GSTR 1 नहीं दिया, GSTR 1 नहीं दिया, तो आपका ई वे बिल फैसिलिटी ही विड्रॉ कर ली जाएगी। ओके, लास्ट, बीइंग अ पर्सन हु इज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 28। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया तो उसका ई वे बिल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो कि आपका ई वे बिल कहाँ का रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो 4 केस। कौन सी 4 केस है जहां आपका ई वे बिल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है? कंपोजिशन डीलर होगा तो CMP 08 2 पीरियड का नहीं है, नॉर्मल पर्सन होगा तो GSTR 3B GSTR 1 2 टैक्स पीरियड का नहीं है, या आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसलेशन का सस्पेंड कर दिया गया तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। और ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स तो सिंपल है, आप ड्यूरिंग मूवमेंट एक ट्रक से दूसरे ट्रक में भी गुड्स ट्रांसशिप कर सकते हो, आपको नया ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा। चलो 2 मिनट में, एक बार रिवाइज, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते। ई वे बिल कौन बनाएगा? पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, मे बी सप्लायर, मे बी रिसिपिएंट। ई वे बिल सप्लाई का बनेगा, अदर देन सप्लाई का बनेगा। अरे ये समझ में आया क्या? दूसरा, कितनी वैल्यू पे बनेगा? 50,000 एक्सिट्स। वॉलंटरी बना सकते हैं। कौन सी 2 केसेस है जहां ई वे बिल कंपलसरी है? जॉब वर्क, हैंडीक्राफ्ट, इंटरस्टेट।
इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो। ओके, वैल्यू निकालते वक्त आपको क्या जीएसटी ऐड करना पड़ेगा? आपको जीएसटी ऐड करना, एग्जाम वैल्यू एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, क्या रोड के केस में आपका बिफोर मूवमेंट ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट चाहिए? यस। ओके, लेकिन रेलवे और एयरक्राफ्ट के केस में पार्ट ए पहले कंप्लीट चाहिए, बी बाद में भी बनाया तो भी चलेगा, पर बिफोर डिलीवरी। ओके, उसके बाद में ईवे बिल का फॉर्म कौन सा है? EWB 01। उसमें पार्ट ए की इंफॉर्मेशन और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल क्या है? वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल क्या है? अगर अदर देन और डायमेंशनल कार्गो है तो 200 पर डे, और एक्स्ट्रा होगा तो एडिशनल पार्ट देयर ऑफ, और डायमेंशनल कार्गो का 20। अगर एक्सपायर हो जाता है तो कितने दिन, कितने घंटे में हमको एक्सटेंशन? 8 घंटे में। पहला दिन क्या 24 आवर से ज़्यादा हो सकता है? यस। फिर मिडनाइट टू मिडनाइट ये लिया जाएगा। कौन कौन से केस में ईवे बिल नहीं बनाना पड़ेगा, ये लिस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में ओके, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे? इनवॉइस, ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर डिवाइस। समझ में आया क्या? ओके, अगर आपका ट्रक रोक लिया गया तो ऑफिसर के क्या राइट्स है? तो ऑफिसर ओके ईवे बिल वेरीफाई करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगा तो चेक करेगा, और गुड्स का भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा आपका ट्रक रोक लिया तो आपके पास क्या राइट्स है? आप उसकी कंप्लेंट फाइल करोगे। ओके, EWB 04 में। ओके, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ईवे बिल के लिए टाइम पीरियड कितना है? 72 आवर्स। कैंसलेशन के लिए कितना है? 24 आवर्स। अगर कैंसलेशन कब होगा? गलती से गुड्स लोड हो गया या आपका ट्रांसपोर्टेशन कैंसल हो गया। ओके, अगर आपने ईवे बिल नहीं बनाए तो पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन। ओके, ईवे बिल कब कब फ्रीज कर दिया जाएगा? 4 केस में। आपने 2 टैक्स पीरियड के CMP 08 नहीं दिए, दूसरा क्या 2 GSTR 3B नहीं दिए, या 2 GSTR 1 नहीं दिए, या आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए, तो आपका ईवे बिल्स यहाँ पे क्या ओके फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इन दिस वे पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने ईवे बिल का कंप्लीट किया। एंड यहाँ पे ओके, सो चलो ईवे बिल यहाँ पे हमारा एंड होता है।